कक्षा 10 के सभी छात्र एवं छात्राओं को नमस्ते। सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र में टॉपिक चल रहा था वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। उसके एनसीईआरटी के प्रश्न हो चुके हैं। आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो इस साल के लिए अति आवश्यक भी है। तो सीधे कोर्स में आते हैं, जिसमें लघुत्तरीय प्रश्न 1 नंबर से लेकर के 5 नंबर तक आज आपको बताए जाएंगे, जिन्हें आपको याद करना है और उन्हें समझना है। पहला प्रश्न है कि वैश्वीकरण से मिले लाभों को श्रमिकों में न्याय संगत रूप से बांटने के लिए सरकार, निर्यातक फैक्ट्रियों के नियोक्ता, बहुराष्ट्रीय कंपनियां तथा श्रमिक किस तरह उन्होंने अपनी भूमिका निभा सकते हैं। तो समझते हैं, क्रम से सभी लोग एक एक जो चीज प्रश्न में पूछी गई है उनको क्रम से एक एक तरफ से समझते हैं कि वैश्वीकरण के कारण जो प्रश्न में तमाम वर्ग जो दिए गए हैं उनके द्वारा श्रमिकों का हित किस प्रकार से किया जाए उसका वर्णन निम्न प्रकार किया जा सकता है। पहला जो टॉपिक था सरकार श्रमिकों के शोषण को रोक सकती है। श्रमिकों के पक्ष में कानून बना करके श्रमिकों से कम वेतन पर अधिक समय तक काम करवाने वाले जो भी अन्य नियोक्ता हैं उनको नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे उनका शारीरिक यानी श्रमिकों का शारीरिक और आर्थिक शोषण न हो पाए। उनके घंटे निश्चित किए जा सकते हैं और उनकी मजदूरी निर्धारित करके सरकार उनका जीवन यापन सुचारू रूप से संचालित करवा सकती है। दूसरा है निर्यातक फैक्ट्रियों में नियोक्ता। नियोक्ता का मतलब होता है काम देने वाला, काम बांटने वाला, नियोजित करने वाला। तो फैक्ट्रियों के मालिक श्रमिकों की स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रख करके उन्हें पारितोषिक के तौर पर काम के आधार पर अतिरिक्त धनराशि प्रदान कर सकते हैं, उन्हें उपहार दे सकते हैं और जिस तरह वो और मन लगा करके काम कर सकते हैं तथा उन्हें संतुष्ट करने के लिए उनको एक सीमित दायरे पर उत्पादन के आधार पर जो मजदूरी प्राप्त यदि होने लगे तो निश्चित है कि मजदूर काम करने के लिए इतना संघर्षशील न हो। तीसरा है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। ये कंपनियां भी श्रमिकों को भत्ता, भोजन और यातायात के साधन के तौर पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए जो धनराशि खर्च होती है, ये सब छोटी छोटी चीज़ों पर यदि वो ध्यान दे दें तो बहुत सा धन इन श्रमिकों का बच सकता है। दोपहर में यदि भोजन करा दें तो उससे उनका स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है, जो और उन्हें अधिक काम करने के लिए प्रेरित कर सकता है। उनके बच्चों की शिक्षा के लिए भी प्रयास कर सकती हैं ये कंपनियां, जिससे बहुत सा भार इन कर्मचारियों के कंधों से उतर सकता है और वे अपना आर्थिक विकास कर सकते हैं। फिर है बहुराष्ट्रीय, फिर है श्रमिक। यह वर्ग किसी भी क्षेत्र में हो मन लगा करके काम करता है।
से ज़्यादा धन प्राप्त हो सके और अधिक धन से वो अनेक सुविधाओं को प्राप्त कर सके। अब वे स्वयं अपने कार्य के प्रति जिम्मेदार हो गए हैं। यदि काम अच्छा बनता है तो उन्हें प्रतिफल में उन्हें लाभ मिलता है, यदि उनसे धोखे से काम गड़बड़ भी हो जाता है तो उसकी हानि भी उन्हें ही उठानी पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में श्रमिकों को के हितों को अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है लघुत्तरी का कि प्रतिस्पर्धा ने वस्त्र उद्योगों के श्रमिकों, प्रश्न समझिएगा, वस्त्र उद्योगों के श्रमिकों भारतीय निर्यातकों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को किस तरह प्रभावित किया। हमें उद्योग क्या करना है, वस्त्र उद्योग को आधार मान करके उत्तर देना है। तो स्पर्धा के वस्त्र उद्योग के जो श्रमिक हैं उनमें भारतीय निर्यातकों और जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो उन्होंने किस प्रकार से श्रमिकों को प्रभावित किया, जिसका वर्णन हम निम्न बिंदुओं के द्वारा कर सकते हैं। पहला, अब श्रमिकों को काम के घंटे अनिश्चित हो गए। स्पर्धा में ये हो गया है कि अधिक से अधिक, जितना से ज़्यादा श्रमिकों से काम ले लिया जाए और उत्पादन अधिक से अधिक बढ़ा दिया जाए, जिससे सस्ती दर पे वस्तु उपलब्ध हो जाए तो हम अन्य कंपनियों से उससे स्पर्धा करेंगे। तो उसके लिए अब श्रमिकों का जो काम है अनिश्चित हो गया है। उन्हें ये जरूरी नहीं कि उन्हें 8 घंटे 10 घंटे काम मिले, वो उत्पादन के आधार पर उन्हें अधिक समय तक काम करना पड़ सकता है और जिसके, क्योंकि बेरोजगारी है, यदि वो काम नहीं करते हैं कोई दूसरा काम करेगा। तो ऐसी दशा में श्रमिकों को नियोजित होना पड़ता है, अधिक काम करने के लिए उन्हें तैयार रहना पड़ता है। अगला पॉइंट है, बढ़ती स्पर्धा के कारण अधिकांश निवेशकर्ता जो पूंजी लगाते हैं श्रमिकों को रोजगार देने में लचीलापन रखते हैं। लचीलापन का मतलब है ये कोई नियम और कानून या कोई शर्तें जो होती हैं वो कंपनियों के द्वारा रखी जाती है, जबकि श्रमिकों की कोई भी शर्त कंपनी नहीं स्वीकार करती, जिस कारण से श्रमिकों का जो रोजगार है उसकी कोई गारंटी नहीं होती है और उन्हें कभी भी काम से निकाला जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में उनका रोजगार निश्चित नहीं होता है। अगला पॉइंट है कि अमेरिका तथा यूरोप के वस्त्र उद्योग की बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारतीय निर्यातकों की पूर्ति के लिए ऑर्डर देती हैं। जो कंपनियां यहाँ स्थापित होंगी तो निश्चित है कि उसमें भारतीय लोगों की संख्या पर्याप्त होगी और उन्हें कच्चे माल की आवश्यकता होगी, तो निश्चित है कि जो ऑर्डर होगा वो भारतीय कंपनियों को दिया जाएगा। ये कंपनियां अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए सस्ती वस्तुएं खोजती हैं और निर्यातकों के माध्यम से कम कीमत पर विदेशी वस्तु बाजार में उपलब्ध करा देती है। और हमारे यहाँ का जो नागरिक है, क्योंकि आर्थिक तौर पर संपन्न नहीं है, उसकी मजबूरी है, उन्हें इन कंपनियों से माल खरीदना पड़ता है, जिससे भारत के जो निर्यातक है या निवेश करने वाले हैं उनको घाटा पहुंचता है और वे इन कंपनियों से स्पर्धा नहीं कर पाते, जिस कारण से यहाँ के श्रमिकों का रोजगार अनिश्चित हो जाता है। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका बताना है। सभी लोग
लोगों ने अभी पढ़ा कि वैश्वीकरण विश्व के एकीकरण की प्रक्रिया को कहते हैं और किसी भी राष्ट्र का विकास वैश्वीकरण की ही देन है। वैश्वीकरण के कारण औद्योगिक ढांचा का निर्माण हुआ, यातायात के साधनों का विकास हुआ, संचार के साधनों का विस्तार हुआ, ताकि एक वस्तु अनेक देशों तक उपलब्ध हो सके। इसके लिए केवल जो श्रेय देना चाहिए तो वैश्वीकरण को ही देना चाहिए। वैश्वीकरण के कारण जो पूंजीवादी राष्ट्र हैं, उनकी जो बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उन्होंने विकासशील राष्ट्रों में अपने उत्पादन केंद्रों को खोल रखा है, यानी कंपनियां वहां पर उत्पादन कार्य कर रही हैं, जिस कारण से यूरोपीय उद्योगों में उत्पादित माल विकासशील राष्ट्रों में उत्पादित हो रहा है। और क्योंकि यहाँ श्रमिकों की संख्या पर्याप्त मानी जाती है, प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, कच्चा माल सस्ती दरों पर उपलब्ध होता है, जिस कारण से इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उत्पादन कम कीमत पर तैयार हो जाता है, जिससे उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर वस्तुएं उपलब्ध हो जाती हैं और वस्तुओं की कीमत कम होने के बावजूद भी उनमें गुणवत्ता का सुधार पाया जाता है। तो ये ऐसी स्थितियों के कारण हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनियां सबसे महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुए हैं। अगला प्रश्न है कि वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव बताइए। वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव बताइए। वैश्वीकरण का लाभ विशेष रूप से समाज के धन संपन्न वर्ग को प्राप्त हुआ है, यानी जो पहले से धनी थे। इन उपभोक्ताओं के सम्मुख पहले कई विकल्प विद्यमान हैं और वे कई उत्पादों की गुणवत्ता और उसकी उत्कृष्टता तथा कम कीमत से लाभ प्राप्त करते रहे, क्योंकि जो धनी वर्ग है वो देश विदेश घूमता है, उसे उत्पादित माल की पहचान होती है और वह पूंजी लगा करके उत्पादन कार्य भी कर सकता है, जिस कारण से उसे सस्ती दरों पर अच्छी वस्तुएं आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। वैश्वीकरण के कारण विभिन्न क्षेत्रों में नए उद्योग स्थापित हुए और नए रोजगारों का सृजन भी हुआ। साथ ही इन उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति स्थानीय कंपनियों के माध्यम से प्रदान की गई, जिस कारण से स्थानीय कंपनियों ने वैश्वीकरण के कारण अपने उत्पादकों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए तकनीक का विकास किया, जिसे हम आधुनिकीकरण कह सकते हैं। तो प्रत्येक राष्ट्र में उत्पादन की प्रक्रिया में गुणोत्तर वृद्धि हुई, जो वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभावों में से एक है। आजकल के पहनावे में रोज नए फैशन देखने को मिलते हैं। खान पान की चीजों में
नई नई चीज़ें आती हैं। मोबाइल हो या दूरसंचार हो, अनेक चीज़ें जो हैं हमें नई दिखाई पड़ती हैं। उपभोग की तमाम वस्तुएं हैं जो प्रायः हमें नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये सब वैश्वीकरण के ही कारण संभव हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा सन 1991 में आर्थिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन किया गया? ये नई औद्योगिक नीति भी 1991 में आई थी, जिसमें उद्योग एवं व्यापार के लिए उदारीकरण की नीति अपनाई गई थी, ताकि भारत में औद्योगिकरण को बढ़ावा मिल सके और रोजगार के जो साधन हैं सृजित किए जा सकें, जिससे से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान किया जाए। तो सन 1991 के आरंभ में भारत सरकार द्वारा आर्थिक नीतियों में दूरगामी परिवर्तन किए गए। सरकार ने निश्चित किया कि भारतीय उत्पादकों को विश्व के अन्य उत्पादकों से स्पर्धा करनी होगी और स्पर्धा तभी हो सकती है जब हम विदेशी उत्पादित माल के समान या उससे अच्छा क्वालिटी का उत्पादन चालू करें और उनकी कीमत यूरोप के अन्य राष्ट्रों की जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनके समक्ष हम ला सकें, जिससे इन जो हमारी जो देश की कंपनियां हैं वो बाहर जाकर के व्यापार करने में स्वतंत्र हो, ताकि उन्हें अधिक आर्थिक लाभ भी मिले और भारतीय लोगों को रोजगार भी प्रदान हो सके। तो उसके लिए सरकार के द्वारा अनेक प्रकार के करों में छूट प्रदान की गई। उन्हें सरकार से आर्थिक मदद भी प्रदान की गई और जो भी कंपनियां भारत में स्थापित हुई उनके स्थापना में भी अनेक प्रकार की उदारवादी नीतियों का अनुसरण किया गया, तब जाकर के बहुत से करों की समाप्ति की गई। तो इससे भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ और औद्योगिकरण को बढ़ावा मिल सका, जो देश के आर्थिक विकास के लिए लाभकारी सिद्ध हुआ। तो इन पांचों प्रश्नों को आपको समझना है, ध्यानपूर्वक याद करने का काम करना है और जो भी पाठ पढ़ाया जाए, जो भी लिखाया जाए, उसे अब टाल मटोल नहीं करना है। समय को देखते हुए उसे तुरंत याद करने का काम आपको करना है, ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। जय हिंद।